हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में देखिए हम 7 जुलाई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में आपके लिए रोज एक क्वेश्चन ऑफ द डे होता है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। तो आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगेन मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर जाकर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। जीमैक्स 2023 समुद्री अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? तो देखिए बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। इसका नाम क्या है? देखिए समुद्री अभ्यास का जीमैक्स। तो जी से दो देशों का नाम आएगा, एक तो हो गया इंडिया और जे से हो गया जापान। तो इस तरह से जे से जापान और आई से इंडिया, मतलब जीमैक्स जो युद्धाभ्यास है, समुद्री युद्धाभ्यास है, भारत और जापान की नौसेना के मध्य में आयोजित किया जाता है। आंसर डी हो जाएगा। 2023 में देखिए जीमैक्स युद्धाभ्यास का ये 7वां संस्करण है जिसका आयोजन हाल ही में भारत के विशाखापट्टनम, जो कि भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में है, यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। दोनों देशों के मध्य में सैन्य तकनीकों को साझा करना और दोनों देशों के मध्य में मजबूत संबंध स्थापित करना इस युद्धाभ्यास को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल जाता है कि जीमैक्स युद्धाभ्यास भारत और जापान के मध्य में आयोजित किया जाता है। अब भारत और जापान के मध्य में आयोजित होने वाले अन्य युद्धाभ्यास की बात करें तो 2023 में देखिए धर्म गार्जियन जापान में आयोजित हुआ था। सैन्य मैत्री युद्धाभ्यास 2023 में जापान के कोमात्सु में ही आयोजित किया गया था। और इसके अलावा भारत और जापान के मध्य में वीर गार्जियन 2023 युद्धाभ्यास जापान के हयाकुरी एयर बेस पर आयोजित किया गया है। तो जीमैक्स के साथ साथ इन तीनों को भी याद रखिएगा जो कि भारत और जापान के मध्य में आयोजित किए जाने वाले अलग अलग युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो हाल ही में देखिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने 2022-23 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड की घोषणा की है, जिसमें देखिए विमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये मनीषा कल्याण को दिया जाने वाला है। अब मनीषा कल्याण कौन है? तो देखिए ये पंजाब की रहने वाली है, पंजाब टीम का हिस्सा है, जिसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने 2022-23 के लिए विमेन प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है। अब देखिए 2022-23 के लिए मेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर की बात करें तो ये मिजोरम राज्य के विगर चांगते को दिया गया है। इनका पूरा नाम विगर लालियान जुआला चांगते है, जिन्हें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 चुना गया है। इसके अलावा देखिए मेंस इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये आकाश मिश्रा को दिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले हैं और मुंबई सिटी की तरफ से फुटबॉल खेलते हैं। वुमेन्स इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड शिल्जी शाजी को दिया गया है, जो कि केरला की खिलाड़ी है और गोकुलम केरला की तरफ से फुटबॉल खेलती है। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के इम्पॉर्टेंट जो अवार्ड दिए गए हैं 2022-23 के लिए उनके बारे में बता दिया है। अब देखिए अगर हम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करें तो आपको नाम से समझ में आ जाएगा कि पूरे भारत में फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंट को आयोजित करवाने वाली ये सबसे बड़ी संस्था है। इसकी स्थापना 1937 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और कल्याण चौबे वर्तमान में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के चेयरमैन के पद पर हैं। इस संस्था के द्वारा 2022-23 के लिए विमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मनीषा कल्याण को दिया गया है। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय जोड़ी प्रयांश और अवनीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की बात करें तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका आयोजन कहां पर किया गया। तो हाल ही में देखिए इसका आयोजन आयरलैंड में किया गया है, जिसमें देखिए जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड स्पर्धा में भारतीय जोड़ी प्रियांश और अवनीत कौर ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। आंसर ए हो जाएगा। युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में प्रियांश और अवनीत कौर की जोड़ी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबले में देखिए प्रियांश और अवनीत की जोड़ी ने इजराइल की जोड़ी को हराया था। वहीं देखिए भारत के मानव जाधव और ऐश्वर्या शर्मा की जोड़ी ने इसी टूर्नामेंट के कैडेट मिक्स्ड कंपाउंड स्पर्धा में मेक्सिको को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। तो आयरलैंड में आयोजित की गई विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में
भारत के प्रयांश और अवनीत की जोड़ी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। आगे आइए, हाल ही में जेम्स स्टोल्टेनबर्ग को किस संगठन का पुनः महासचिव नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। जेम्स स्टोल्टेनबर्ग को एक बार फिर से देखिए, नाटो का महासचिव नियुक्त किया गया है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, जो कि कोल्ड वॉर के समय रूस से रक्षा के लिए अमेरिका और यूरोप के कुछ देश साथ में आते हैं और ये एक सैन्य संगठन का निर्माण करते हैं जिसका नाम रखा जाता है नाटो। नॉर्मली इसकी जो स्थापना है 1949 में हुई थी। तो जेम्स स्टोल्टेनबर्ग एक बार फिर से नाटो के महासचिव नियुक्त किए गए हैं। इनका कार्यकाल इस पद पर देखिए 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जेम्स स्टोल्टेनबर्ग नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इन्हें देखिए 2014 में नाटो का प्रमुख नियुक्त किया गया था। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी। पर्टिकुलर डेट पूछी जाए तो 4 अप्रैल 1949। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 31 है। हाल ही में देखिए कुछ समय पहले इसका 31वां सदस्य देश फिनलैंड बन गया है, जो कि यूरोप का एक देश है। तो नाटो के एक बार फिर से महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग बनाए गए हैं। एकमारा परियोजना का संबंध किस राज्य से है? एकमारा परियोजना भारत के ओडिशा राज्य की परियोजना है। किससे रिलेट करती है? तो देखिए, ओडिशा में प्राचीन मंदिरों का विकास करने के उद्देश्य से इस योजना को मंजूरी दी गई थी। ये जो योजना है राज्य में 280 करोड़ रुपए की योजना है, जिसे एकमारा परियोजना के नाम से जाना जाता है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में इस परियोजना की शुरुआत राज्य में की। इसके अलावा देखिए, अगर हम ओडिशा के अदर प्रोजेक्ट या अदर स्कीम्स की बात करें तो कालिया योजना, मोघर आवास योजना, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना और कल्याण योजना, ये ओडिशा गवर्नमेंट की अदर सेक्टर में चलाई जा रही अलग अलग योजनाएं हैं। इसके साथ साथ एकमारा परियोजना को भी याद रखिएगा। ओडिशा में प्राचीन मंदिरों के विकास के उद्देश्य से एकमारा परियोजना चलाई जा रही है। आगे आते हैं, हाल ही में जारी की गई आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के अनुसार बेस्ट बॉलर कौन है? तो आईसीसी, जो कि वर्ल्ड में क्रिकेट खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसने देखिए हाल ही में टेस्ट रैंकिंग जारी की है बेस्ट बॉलर के लिए, जिसमें बेस्ट बॉलर में प्रथम स्थान पर आर अश्विन को रखा गया है। आंसर भी हो जाएगा, ये भारतीय खिलाड़ी है आर अश्विन, जो कि आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर रखे गए हैं। इनके बाद देखिए दूसरे स्थान पर इस सूची में पैट कमिंस आते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, और तीसरे स्थान पर साउथ अफ्रीका के बॉलर कसिगो रबाडा को रखा गया है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में बेस्ट बॉलर में ये टॉप 3 बॉलर को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखिए, अगर आईसीसी द्वारा जारी की गई टेस्ट टीम रैंकिंग की बात करें तो इसमें पहले स्थान पर इंडिया, सेकंड पर ऑस्ट्रेलिया और तीसरे पर इंग्लैंड को रखा गया है। बेस्ट बैट्समैन की बात करें आईसीसी रैंकिंग में तो पहले स्थान पर केन विलियमसन है, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है, सेकंड पर स्टीव स्मिथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, और थर्ड नंबर पर मार्नस लेबुशेन को रखा गया है, ये भी ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाड़ी है। इसके बाद देखिए आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में ऑलराउंडर खिलाड़ी पहले नंबर पर रविंद्र जडेजा भारतीय खिलाड़ी हैं, सेकंड पर रविचंद्रन अश्विन इंडिया के ही खिलाड़ी हैं, और साकिब अल हसन को तीसरे स्थान पर रखा गया है, जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। आईसीसी की जितनी भी रैंकिंग है जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है वो यहाँ पर मैंने आपको बता दी है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जानी जाती है, जिसकी स्थापना 1909 में की गई थी। मुख्यालय दुबई में स्थित है और इसके अध्यक्ष या हेड ग्रेग बार्कले हैं। अभी मैंने आपको बताया था पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलों का संचालन करने वाली ये सबसे बड़ी संस्था है। आई होप सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल गई होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूँ। क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर आपके लिए मानसून सेल शुरू हो गई है, जहां पर आपको सभी कोर्सेस अप टू 80% तक ऑफ पर अवेलेबल है। तो एक बार आप एप्लीकेशन पर विजिट कीजिए और सेल का लाभ उठाइए। यहाँ पर आपको काफ़ी नॉमिनल चार्जेस में सभी कोर्सेस अवेलेबल है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने का फैसला किया गया है? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि देखिए 2018 में लॉन्च की गई थी,
इसकी बीमा राशि या बीमा कवर 5 लाख रुपए है, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट ने हाल ही में इसकी बीमा राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की घोषणा की है। आंसर ए हो जाएगा। गुजरात की गवर्नमेंट ने देखिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर को दोगुना करके 5 लाख से 10 लाख कर दिया है। अब लाभार्थियों को 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। यह निर्णय देखिए राज्य में 11 जुलाई से लागू होने वाला है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करें तो इसे ही आयुष्मान भारत योजना के नाम से जाना जाता है, जो कि देखिए एक महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना है। इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। योजना के उद्देश्य की बात करें तो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा केंद्र सरकार के द्वारा लाभार्थियों को प्रदान किया जाता है। वैसे तो पूरे भारत में इसकी बीमा कवर 5 लाख रुपए की है, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट ने इसे 10 लाख रुपए करने का फैसला किया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपना नया अध्यक्ष हाल ही में आवध अर्जुन को नियुक्त किया है। तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं आवध अर्जुन। अब इन्हें बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। इनके पहले BFI के अध्यक्ष गोविंद राज थे। अब इनके हटने के बाद आवध अर्जुन को BFI का नया अध्यक्ष चुना गया है। BFI मतलब बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो पूरे भारत में बास्केटबॉल खेलों को नियंत्रित करने वाला ये एकमात्र नेशनल लेवल का निकाय है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी और मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। आवध अर्जुन वर्तमान में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप डेली करंट अफेयर्स को सिस्टमेटिक पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक की वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है, आपको PDF डाउनलोड करना है या फिर डेली करंट अफेयर्स को सिस्टमेटिक तरीके से देखना है तो आप एक बार हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार कार्तिकी गोंसाल्विस को दिया गया है। आप सभी ने इनका नाम सुना होगा। हाल ही में इनकी शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स ने ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किया था। इन्हें हाल ही में देखिए ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला ने एक समारोह के दौरान प्रतिष्ठित हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया है। आंसर ए हो जाएगा। कार्तिकी गोंसाल्विस द एलिफेंट विस्पर्स नाम की मूवी की निर्माता या प्रोड्यूसर है। इनकी मूवी को हाल ही में 2023 में ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? चंद्रयान 3 को देखिए लॉन्च व्हीकल M3 के माध्यम से लॉन्च किया जाने वाला है। इसी माह देखिए 13 से 19 जुलाई के मध्य में इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 को भारत के श्रीहरिकोटा द्वीप से लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 में देखिए एक लैंडर और एक रोवर भेजा जा रहा है, जो कि चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध और दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला है। इसके पहले देखिए सबसे पहली बार चंद्रयान 1 को भारत सरकार द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। इसे श्रीहरिकोटा द्वीप, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहां से PSLV C11 की सहायता से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। चंद्रमा की सतह की इमेजेस लेना, पानी के अंश या हीलियम की तलाश करना चंद्रयान प्रथम का मुख्य उद्देश्य था। 2019 में संपर्क टूट जाने के कारण यह मिशन समाप्त हो गया था। इसके बाद सेकेंड बार चंद्रयान 2 को भेजा गया था 22 जुलाई 2019 को, जिसे देखिए GSLV MK3 की सहायता से लॉन्च किया गया था। परंतु 2019 में ही संपर्क टूट जाने से ये मिशन भी 2019 में समाप्त हो गया था। अब जुलाई 2023 में चंद्रयान 3 को लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के माध्यम से श्रीहरिकोटा द्वीप से लॉन्च किया जाने वाला है। ओके, तो यहाँ पर देखिए 7 जुलाई 2023 के सभी करंट अफेयर्स को हमने यहाँ पर एक एक करके डिस्कस कर लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को जान लेते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको सभी विटामिन के रासायनिक नाम दे दिए हैं, इनको देख लीजिएगा। मैं केवल आपको विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग बता देता हूँ। तो देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया नामक रोग होता है। B1 की कमी से बेरी रोग होता है। B2 की कमी से त्वचा का फटना। B3 की कमी से
त्वचा का दाद और 4D सिंड्रोम नाम का रोग होता है। विटामिन B5 की कमी से बाल का सफेद होना या मंदबुद्धि बच्चे का होना। इसके अलावा विटामिन 6 की कमी से एनीमिया और त्वचा रोग देखने को मिलते हैं। विटामिन B7 की कमी से किसी भी व्यक्ति के शरीर में लकवा होता है। विटामिन 11 की कमी से एनीमिया और पेचिस रोग होते हैं। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया और पांडु रोग होता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके अलावा मसूड़े में सूजन या फिर मसूड़े का फूलना भी विटामिन C की कमी से होने वाला रोग है। आगे देखिए, विटामिन D की कमी से रिकेट्स रोग होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऑप्टियोमेलेशिया भी विटामिन D की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन E की कमी से जनन शक्ति कम होती है और विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता शरीर में। तो सभी को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए लास्ट डे के करंट अफेयर्स में। जो करंट अफेयर्स हमने डिस्कस किए थे उनको एक बार हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सेफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने कुवैत को हराकर अपने नाम किया है। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के नए चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर को बनाया गया है। FAO का एक बार पुनः महानिदेशक क्यू डोंग्यू को नियुक्त किया गया है। हाल ही में 23वें SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है। ई-सारस मोबाइल ऐप का संबंध केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से है। देश का पहला EPR क्रेडिट पाने वाला नगर निगम इंदौर नगर निगम बन गया है। आगे आइए, हाल ही में किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई? तो देश का पहला सहकारी संचालित सैनिक स्कूल गुजरात राज्य में स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में जारी की गई वुमेन्स वनडे रैंकिंग में पहले पायदान पर ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम है। पालनहार योजना का संबंध राजस्थान से है। और लास्ट में थ्रेड्स ऐप का संबंध मेटा से है, जो कि मेटा के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला है। तो यहाँ पर लास्ट डे के सभी करंट अफेयर्स को हमने एक बार रिवाइज कर लिया। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, जो कि इसी सेशन से हमने लिया है। देखिए, प्रथम चंद्रयान मिशन कब लॉन्च किया गया था? अगर आपने सेशन को ध्यान से देखा होगा तो आप डेफिनेटली कमेंट में इसका आंसर दे पाएंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा सेशन कैसा लगा, ये भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।